हेलो एवरीवन। तो हमने बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 का जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसके लिए हमने आस्था आईएएस के नोट्स से पढ़ना स्टार्ट किया था। और हमने इकोनॉमी में जो है कृषि का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें हमें पढ़ना है पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि की क्या भूमिका है, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के लिए क्या क्या किया गया, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो भारत में कृषि प्राचीन काल से ही मुख्य आर्थिक क्रिया रही है। वर्ष 2019-20 में कुल अनाज का उत्पादन 29.66 करोड़ टन, कुल बागवानी उत्पादन 31.95 करोड़ टन रहा। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। जीडीपी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भागीदारी है जो कि लगभग 16% है। देश में लगभग 50% लोगों की जीविका का आधार भी कृषि है और भारत द्वारा लगभग 120 देशों में को कृषि उत्पाद का निर्यात भी किया गया है। तो कृषि की क्या स्थिति है बिहार में, इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है कि उपरोक्त उपलब्धियां विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उठाए गए कदमों का परिणाम है। तो ये जो भी उपलब्धियां हैं भारत की कृषि के क्षेत्र को लेकर, तो ये कैसे प्राप्त हुई है, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो कदम उठाए गए हैं उसका ही परिणाम है कि भारत आज कृषि में इतना संपन्न देश हो गया है। पहला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से लेकर 56 तक हुआ। तब अनाज के कुल उत्पादन 5.05 करोड़ टन था, जो जनसंख्या के कुल खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं था। यह पहले पंचवर्षीय योजना की बात है। खाद्यान्नों का आयात भी एक मुख्य मुद्दा था और इस क्रम में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्धारित किया गया तथा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो पहला जो हमारा पंचवर्षीय योजना था, तो ये क्या हुआ कि ये जो था कुल खाद्यान्न की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं था। उस समय हमारे पास इतना अनाज का उत्पादन नहीं था कि जो हमारी जनसंख्या है उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य क्या रखा गया, तो कृषि को ही निर्धारित किया गया था। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के साथ कृषि विकास को जारी रखा गया तथा कुल व्यय का 20% कृषि विकास के लिए निर्धारित किया गया। दामोदर घाटी परियोजना से झारखंड एवं बंगाल को लाभ हुआ, किंतु पूरे देश स्तर पर आधुनिक आयातों के उपयोग की गति धीमी रही, जैसे उर्वरकों की खपत। नेक्स्ट है पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 6 केजी अनाज मुफ्त में दिया गया कोविड-19 के समय। तो ये इसमें नया ऐड किया गया है कि इसमें पीएम गरीब कल्याण योजना है, इसके तहत कोविड के दौरान क्या किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 6 किलो अनाज जो है मुफ्त में दिया गया था। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में फिर कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई और इस योजना में खाद्यान्नों के मामले आत्मनिर्भरता तथा निर्यात को बढ़ावा दिया गया। 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई। कैप का गठन यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस 1965 में तब के पीएम लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही भयंकर सूखा पड़ा, जिससे इस योजना में जो है कृषि का विकास जो है वो काफ़ी प्रभावित रही। तो इसी योजना के दौरान लाल बहादुर शास्त्री उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और उसी समय भयंकर सूखा पड़ा और जिसकी वजह से जो कृषि का विकास है इस योजना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में काफ़ी प्रभावित रही। 1966-69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। 1966 का वर्ष भारत में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कृषि विज्ञानी एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। फोर्थ योजना में भी कृषि विकास की प्राथमिकता को जारी रखा गया तथा हरित क्रांति के लिए आवश्यक आधुनिक आगतों पर बल दिया गया, जैसे HYVC सीड्स यानी कि उच्च उत्पादकता के बीज, उर्वरक और नियंत्रित सिंचाई पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का लाभ दिखने लगा और 1957 से नियमित रूप से एमएसपी को जारी किया जाने लगा और अनाजों का बफर तैयार होने लगा। महिलाओं को इसमें क्या प्रोत्साहन मिला है, तो पीएम ग्राम सड़क योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शराबबंदी, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना। तो महिलाओं के लिए ये सब जो योजना है कहीं ना कहीं किसी दृष्टि से महिलाओं के लिए ये प्रोत्साहन के रूप में ये योजना चलाई गई। छठवीं पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, संस्थागत कृषि साख उपलब्ध कराने के लिए। सातवीं और आठवीं योजना में कृषि का विविधीकरण, कृषि विपणन के मजबूत करना तथा खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता के साथ बल दिया गया और इसी दौरान किसानों को
जीविका के लिए व्यापक कृषि बीमा योजना की शुरुआत भी की गई, जिसे 1999 से 2000 में NAIS में मिला दिया गया, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में इसे मिला दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के स्थानीय विशेषताओं के लिए उपाय किया गया तथा समस्त भारत को कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। समस्त भारत को 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। अब कृषि जलवायु क्षेत्र जो है मैप पे दिखाया गया है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र पहले के बारे में दिया गया, जो कि ये है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो पंजाब, हरियाणा और यूपी। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी इसमें शामिल हैं और हरित क्रांति यहाँ पे सफल रही। इन क्षेत्रों की क्षमता है कृषि में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई है और अन्य आधुनिक आगत है। और इसके इसके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि यहाँ पे उत्पादकता अधिक है, उत्पादन भी अधिक है, किसानों में यहाँ पे समृद्धि देखी जाती है। और समस्या और चुनौतियाँ इस क्षेत्र की क्या है? जो कृषि जलवायु क्षेत्र पहला है, जिसमें कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो इसकी समस्या और चुनौतियाँ हैं कि इसकी उत्पादकता संतृप्त है, पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय चुनौती जैसे कि भूमिगत जल। इसके उपाय क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल खेती करना पड़ेगा, जैसे कि जैविक खेती, कृषि सहायक किसानों को क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? दूसरा जो कृषि जलवायु क्षेत्र दिया गया है मैप में, आप देख सकते हैं ये दूसरा है। ये तीसरे कृषि जलवायु क्षेत्र को बांटा गया है और इस क्षेत्र को चौथे कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो दूसरे कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसे सोया हुआ क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसे सोया हुआ कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसमें पूर्वी भारत शामिल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में ये सारे राज्य शामिल हैं। इनकी क्षमता क्या है? तो इनकी उत्पादकता अधिक है। इस क्षेत्र की उत्पादकता अधिक है क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, जल संसाधन आसानी से मिल जाता है, सस्ता श्रम भी मिल जाता है, बाजार भी अच्छा उपलब्ध है। अब यहाँ की चुनौती और समस्याएं क्या हैं? यहाँ तो उत्पादकता अधिक है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन कम होता है। इसका कारण क्या है? कि जल प्रबंधन का यहाँ पे अभाव देखा जाता है। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा हो जाता है और कृषि के साथ जो है जोखिम अधिक देखा जाता है। अब इन चुनौती जो है यहाँ की, इसके उपाय क्या क्या है? तो इस क्षेत्र को सोया हुआ क्षेत्र कहा गया। इस क्षेत्र की क्षमता के उपयोग के लिए मुख्य उपाय क्या क्या है? तो जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, आधुनिक साधनों की सरल पहुंच करवाना और जो सरकारी खरीद है इसकी व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकता भी यहाँ पे पूरी की जा सकती है ऐसे। अब कृषि जलवायु क्षेत्र तीसरा जो है, इसमें मध्य भारत आता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्य कृषि जलवायु क्षेत्र में 3 में बांटे गए हैं। इनकी क्या है? इनकी क्षमता अगर देखें तो इनकी उत्पादकता कम है, इनका उत्पादन भी कम है। इसका कारण क्या है? कि यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है, जल संसाधन की यहाँ पे कमी है। यहाँ पे समाधान के रूप में क्या किया जा सकता है? कि यहाँ पे आप दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। चौथा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो केरल, कोकण, हिमालयी राज्य तथा पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे राज्य कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में ये बांटे गए हैं। स्थानीय विशेषताओं के अनुसार, पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी के अनुसार बागवानी फसलों को बढ़ावा, जैसे फल, सब्जी, मसाले, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे खेती किए जा सकते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों को जारी रखते हुए 5 नए प्रावधान तय किए गए। पहला कि छोटे एवं सीमांत किसानों पर बल दिया गया है। 2030 तक ऐसे किसानों की संख्या 91% तक पहुंचने की संभावना है। प्रथम चरण की हरित क्रांति का लाभ बड़े किसानों को प्राप्त हुआ, ऐसे किसान जिनकी भू आधारिता जो है वो 2 हेक्टेयर तक की है। इन किसानों तक आधुनिक साधनों की पहुँच बनाई गई। तो दूसरा इसमें प्रावधान क्या किया गया कि फसल तीव्रता में वृद्धि की गई। इसके लिए लघु एवं मध्यम सिंचाई साधनों का विस्तार करना, जैसे हर खेत को पानी के लिए अधिक उत्पादन, तो ये सारी चीज़ें की गई। तीसरा है प्रयोगशाला को खेतों से जोड़ना, अर्थात आधुनिक अनुसंधान का खेतों तक पहुंच और अर्थात खेतों का यंत्रीकरण करना। गांवों को शहर से जोड़ना, इससे ग्रामीण उत्पाद शहर में तथा शहरी उत्पाद गांव में आ सकेंगे। और पांचवा है कि कृषि सहायक क्रियाओं को बढ़ाना, जैसे कि बागवानी, पशु पालन। इससे अनाज पर खाद्यान्न के बोझ का कम हो जाएगा और पोषण आवश्यकताओं का भी पूर्ति हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उठाए गए कृषि उपायों से दूसरे चरण की हरित क्रांति को बढ़ावा मिला, अर्थात सभी फसलों, सभी किसानों का सभी क्षेत्रों तक हरित क्रांति का पहुंचना, साथ ही पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा।
किसानों की आय को बढ़ाने पर कुछ प्रमुख योजनाओं की शुरुआत, जैसे कि RKVY यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, NFSM यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, BGRAI और NMOOP, ये सारी योजनाएं चालू की गई हैं। NHM यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा अन्य। इन 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखा है तो इन योजनाओं में इन्हें जारी रखा गया तथा 2014 में नई सरकार द्वारा कृषि विकास से जुड़ी अन्य योजनाएं शुरू की गई, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, PM फसल बीमा योजना, PM किसान संपदा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। इससे पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन तथा नेमेट कृषि यांत्रिकरण के लिए ई-नाम, ई-पशुहाटी, ये सारी चीज़ें चालू की गई हैं 2014 में जो नई सरकार है उनके द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग के अंतर्गत हरित क्रांति कृषि उन्नति की शुरुआत की गई। इसके तहत 11 प्रचलित योजनाओं को शामिल किया गया। इसके तहत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में 3 कृषि कानून भी लागू किए गए हैं। तो ये कृषि जो कानून था ये लागू किया गया था, लेकिन अब इसे वापस फिर से ले लिया गया है। तो कृषि कानून यहाँ पे लिखने का कोई मतलब है नहीं। बिहार सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कृषि के संस्थागत विकास के लिए वर्तमान में कृषि विकास रोड मैप 3 लागू है, जिसका जो समय अवधि है वो 2017 से लेकर 2022 तक है। राज्य को कृषि के लिए उठाए गए कदमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्य में कृषि विकास की दर लगभग 10% है और सभी प्रकार के कृषि उत्पाद बागवानी पशुपालन राज्य में जो है ये पाए जाते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था को कृषि की भागीदारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के जीवन में कृषि द्वारा समृद्धि भी लाया जा रहा है। खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति भी पाई जा रही है और निर्यात भी किया जा रहा है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि विकास के लिए अनेक उपाय किए गए, लेकिन आज भी कृषि विकास में अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। इनके समाधान के उपाय बताएं और बिहार के संदर्भ को भी ध्यान में रखें। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।